कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था इंडियो न्यूक्लियस के बारे में, ठीक। कल हमने ये देखा था कि जो इंडियो न्यूक्लियस है बेसिकली वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे हमने देखा था कि जो इंडियो न्यूक्लियस है वो आपके 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया था। तो अब हम यहाँ पे टाइप्स देखे थे, वो 3 क्या टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। अब इसमें जो है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम फिर इसको आगे क्या करेंगे, जब प्रोसीड करेंगे then we study it about detail in brief way. Okay, then after briefing we have to see here that there are types of endonuclease. That is first, मतलब टाइप ये पॉइंट 1 मतलब फर्स्ट टाइप क्या है। जो पहला टाइप है वो क्या कहता है, this registration enzyme is not useful for gene manipulation as it leaves the site are non-specific after traveling a distance। बेसिकली जो टाइप 1 होता है ये हमारे यूजफुल का नहीं होता है, ठीक। जो टाइप 1 है वो क्या है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि ये जीन को मैनिपुलेट करने में या फिर क्या कहते हैं जो साइड, जैसे कि जो डीएनए होती है उसकी जो साइड होती है, ठीक है, जैसे कि डीएनए अगर यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है मतलब कटिंग हो रही है और जहाँ पे उसको अलग करना है या फिर एक नया डीएनए लाना है, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। इसलिए जो टाइप 1 होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, यूजफुल नहीं होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब इसका मतलब कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती। क्या स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, कोई विशेष इसका महत्व नहीं होता है डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस, तो इस तरह का डिस्टेंस जैसे कि जीन कटिंग हुई, जीन कटिंग के बाद अब जीन को रिकम्बाइन करना है तो उसमें उसको लेके आना, तो इन सब में इसका कोई रोल नहीं होता है। इसलिए जो टाइप 1 है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक। उसके बाद द एंजाइम क्लीव ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज रैंडम साइट। ये जो एंजाइम होता है बेसिकली टाइप 1 जो एंजाइम होता है इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक साइड, मतलब सिर्फ एक स्टैंड डीएनए, आपको पता है कि डीएनए क्या कहते हैं, हमारे 2 स्टैंड होते हैं। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डीएनए जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब सिंगल स्टैंड डीएनए की अगर हम बात करें तो वो हमारे किसमें पाया जाएगा, वायरस में पाया जाएगा, ठीक है, टीएमवी वायरस हो गया, इसमें सिंगल स्टैंड है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन केस, तो इस केस में क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये इसमें रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंड डीएनए करता है। अगर कहीं जैसे कि डबल स्टैंड ये है और यहाँ भी इसके साथ ये डबल स्टैंड है, एक मिनट में कितना गलत बना रही हूँ, समझिए डबल स्टैंड है, ठीक, ये भी डबल स्टैंड है। तो इस केस में क्या हुआ कि इसने इन दोनों को जोड़ दिया लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल जोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल केस हो जाएगा ना। तो इस वजह से सिर्फ सिंगल स्टैंड डीएनए को जोड़ता है, ठीक है, जिससे एक स्टैंड डीएनए को जोड़ता है, वो भी एक रैंडम साइड में। रैंडम साइड मतलब होता है कहीं भी, जैसे कि यहाँ पे उठाया और यही पे समझ जोड़ दिया। अभी साइड दिया हुआ है कि यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है लेकिन इसने यहाँ पे जोड़ दिया, कोई भी रैंडम साइड में जोड़ दिया। रैंडम मतलब है ऐसे ही। तो इस वजह से क्या होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है। साथ ही साथ डीएनए इज क्लीव सेकंड एंजाइम, जो सेकंड एंजाइम होता है वो क्या होता है, एमजी प्लस प्लस एटीपी, और कौन कौन सा है, एस एडोनसीन फैक्टर दैट रिक्वायर्ड एंजाइम। देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे वो बात करता है कि जो जोड़ने का काम करता है, तो कौन सा एंजाइम जो है वो जोड़ने का काम करता है। तो मैग्नीशियम, मतलब इसको एमजी बोलेंगे, मैग्नीशियम फालतू हो जाती होती है, सिर्फ आप सिंबल से डिनोट करते हो। तो एमजी प्लस प्लस से जोड़ता है। फिर एटीपी, एटीपी तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी चीज को कट, चाहे वो एडिंग हो चाहे कटिंग हो, एटीपी इज टू मच नेसेसरी थिंग, ठीक। तो एटीपी हुआ। उसके बाद एस एडेनोसिन मिथोइन जो होता है को फैक्टर रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनका मतलब आपको जो टर्म है उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, फिर हम बात करें दूसरी, तो हम यहाँ पे देखते हैं टाइप 2 में, मतलब ये क्या हमारा, ये सेकंड टाइप है। तो टाइप 2 में हम क्या देखते हैं, इट इज यूज फॉर जीन मैनिपुलेशन। अब जो टाइप 2 है ये जीन के मैनिपुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्यों ये रोल करता है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो रोल करता है, क्योंकि एज इट रिक्वायर्स पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर इसको जैसे कि डीएनए है और इस डीएनए में इसको बता दिया गया है कि तुमको स्पेसिफिक इसी जगह जाकर जोड़ना है, तो वो इसी स्पेसिफिक जगह पे जाके जोड़ेगा। साथ ही साथ ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब, डबल स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
तो ये इनमें ही जोड़ने काम करेगा और साथ ही साथ अगर क्लीवेज का काम करे, तोड़ने का भी काम कर रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, तो वहां पे तोड़ने का काम करेगा। मतलब ये जो टाइप 2 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक, उसके बाद अगर इसमें एंजाइम की बात करें, कौन कौन सा एंजाइम इसके लिए जरूरत पड़ती है, तो जो Mg++ एंजाइम है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज याद रखना कि जो Mg++ एंजाइम है बेसिकली आप इसको ज्यादा देखोगे क्योंकि यही जो एंजाइम होती है यही ज्यादा यूज में आती है। वही जो मेथनोइन एंजाइम होती है वो एक तरफ कहीं हमारे यूज में आती है और कहीं हमारे यूज में नहीं आती। तो उसी तरह अगर हम बात करें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की, दोनों तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारे लिए टाइप 2 होता है, उसके बाद टाइप 3, फिर जाकर कहीं टाइप 1 आ जाता है। ठीक, अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। तो टाइप 3 क्या है, देखो, दिस इंटरन्यूक्लियस इंटरमीडिएट, ये जो टाइप 3 है ये टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में रखता है। ठीक, इंटरमीडिएट किसके बीच में है, बिटवीन किसके है, टाइप 1 और टाइप 2 के ये बीच में होता है। ये क्या काम करता है कि जो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक, और एट वेल डिफिनिट साइट लाइक टाइप 2 एंड रिक्वायर्ड, देखो जैसे कि टाइप 2 जैसे होता है कि एक स्पेसिफिक साइट पे तोड़ना है तो वहीं जाके तोड़ेगा, सेम उसी तरह ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक अगर साइट बता दिया गया कि आपको यहाँ जाके तोड़ना है तो वहीं जाके क्लीवेज करने का काम करेगा। और इसको क्या जरूरत पड़ती है, तो इसको जो जरूरत पड़ती है वो एटीपी पड़ती है। ठीक, Mg एटीपी मतलब मैग्नीशियम एटीपी, और साथ ही साथ क्या पड़ रहा है, 3-एडेनोसिन मेथनोइन, लाइक टाइप 1। अब जैसे कि अगर आप देखो टाइप 1 का एंजाइम की हम बात करते हैं तो टाइप 1 को भी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, टाइप 1 भी क्या कहते हैं आपका एटीपी और मैग्नीशियम लेता है, लेकिन ये जो 3-एडेनोसिन मेथनोइन है ये भी वो लेता है। लेकिन अगर हम बात करें वही टाइप 2 की, तो टाइप 2 को किस जरूरत पड़ती है, तो टाइप 2 आपका Mg और एटीपी में ही खुश जाता है, उसको ये मेथनोइन के केस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम एक काम करते हैं कि हम तीनों को एक साथ कोरिलेट कर देते हैं। अगर हम तीनों को एक साथ कोरिलेट करके देखें तो हम क्या पाएंगे, एक मिनट और थोड़ा सा ये समझो, हमने क्या रखा है यहाँ पे, टाइप 1 रखा, टाइप 2 रखा और टाइप 3 रखा। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, टाइप 2। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, डीएनए को क्या कहते हैं, जोड़ने का काम करेगा, साथ ही साथ ये डीएनए को तोड़ने का काम करेगा। टाइप 3 वो भी किसमें, कौन सा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये बहुत मैटर करता है। टाइप 3 क्या काम करेगा, तो जो टाइप 3 है वो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में कहा आता है। साथ ही साथ इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, वो जैसे टाइप 1 चाहिए, जिसको जो टाइप 1 को चाहिए होता है वही इसको भी चाहिए होता है। ठीक, अब बात करते हैं अगर चाहिए किसको क्या होता है, तो अगर एटीपी और Mg की बात करें, Mg++, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपके टाइप 1 को भी चाहिए, टाइप 2 को भी चाहिए, टाइप 3 को भी चाहिए। ये आपको कमेंट पता चल गया। अब बात आती है कि इन तीनों को अलग कौन करता है, तो टाइप 1 को और टाइप 3 को सिमिलर करने के लिए आते हैं 3-एडेनोसिन मेथनोइन। ये जो 3-एडेनोसिन मेथनोइन एंजाइम ये टाइप 1 और टाइप 2 को, सॉरी टाइप 1 और टाइप 3 को सिमिलर कर देता है। टाइप 2 में जो 3-एडेनोसिन मेथनोइन है इसके इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको जरूरत नहीं होती है। अब इसकी बात करते हैं, तो जो टाइप 1 है वो क्या करता है, वो सिंगल स्टैंड डीएनए को तोड़ने का काम करता है, डबल स्टैंड डीएनए को तोड़ने का नहीं काम करता है। वही टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 जो है वो डबल स्टैंड डीएनए को तोड़ने का काम करता है और साथ ही साथ जोड़ने का भी काम करता है। ये दोनों इसके पास क्वालिटी है। टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में आता है। साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि टाइप 2 होता है तोड़ने काम करता है, वैसे इस तरह ये भी क्या कहते हैं, इसको तोड़ने का काम करता है। किसको, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं। सिंगल स्टैंडर्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 होता है। इस वजह से टाइप 1 हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ठीक, इस वजह से जो डीएनए का केस आता है तो डीएनए के केस में टाइप 1 जो होता है यूजफुल इंपॉर्टेंस नहीं देता है। नाउ द फेस The fast bees used in genetic engineering must undergo lactic cycle। अब देखो बेसिकली यहाँ क्या बात चल रही है, कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया होती है, जो अवस्थाएं होती है गुजरती हैं, वो किस साइकिल में जाती है, तो पहले वो लैक्टिक साइकिल में जाती है। बेसिकली जो लैक्टिक साइकिल होता है ये कैसा साइकिल होता है बीजाणु, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है
उसमें बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। और हमने एक चीज कल पढ़ा था, अगर आपको रिमाइंड होना चाहिए थोड़ा सा, कि हमने कल क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको एंडोन्यूक्लियस नहीं तोड़ता है। क्यों नहीं तोड़ पाता है? फटाक से चुपचाप से कमेंट लिखो आप लोग, कैसे ऐसा क्या होता है जो बैक्टीरियल सेल को एंडोन्यूक्लियस नहीं तोड़ पाता है? हम भी देखें ना कितना आपको लोग को याद है कि नहीं याद है। हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एंड नेवर परफॉर्म लाइज ऑन अ साइकिल। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लैक्टिक साइकिल इस तरह की साइकिल होती है, समझिए साइकिल है, यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस गुजर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बैक्टीरियल सेल में नहीं जाता है और वहां पे किसी भी तरह के साइकिल को परफॉर्म नहीं करता है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो बैक्टीरिया के जितने भी सेल्स होते हैं, फिर बैक्टीरिया का कोई भी फेज हो या फिर बैक्टीरिया को अगर बैक्टीरियल सेल को तोड़ने की बात आती है तो उनसे उनका बड़ा दूर दूर का संबंध नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं होता है आपको जल्दी बताइए हमको। कल मैंने पढ़ाया था कि आखिर ऐसी क्या चीजें होती हैं बैक्टीरियल सेल में कि जो इंडोन्यूक्लियस है वो उसको नहीं तोड़ पाता है। आई थिंक आपको नहीं आ रहा है, चलो मैं बता देती हूँ। ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल होता है, ठीक है, उसके पास खुद का एक एंजाइम होता है उसको ब्रेक करने के लिए। उस जो वो एंजाइम होता है उस एंजाइम की वजह से क्या कहते हैं, कोई भी अनदर एंजाइम उसको तोड़ नहीं पाता है। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो जो मेथिलेज एंजाइम होता है, ठीक है, METHY, मेथिलीन एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है ये आपका क्या कहते हैं बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसके प्रेजेंस होने की वजह से जो आपका एंडोन्यूक्लियस है, राइबो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो बैक्टीरियल सेल को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे द फेज वेयर मोर इफिशिएंट देन प्लाज्मिड फॉर क्लोन बिकॉज द फेज, ओके बट बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे कहते हैं प्लाज्मिड की फेज की बात करें, क्लोनिंग का जब केस चलता है तो क्लोनिंग के केस आपको पता है जैसे कि आपके ये डीएनए है, ठीक। अब ये जो डीएनए है, अगर ये जो पार्ट है इतना, हमको उसको नेक्स्ट पार्ट लेके आना है, उसको हमको यहाँ पे आके मैनिपुलेट कराना है, उसमें ऐड करना है। तो इसमें क्या होता है उसमें क्लोनिंग के टाइम कि जो सबसे लार्ज क्लोन होता है डीएनए का वो कितना होता है, वो 24 केबी का होता है, ठीक। और जबकि अगर हम बात करें बहुत छोटा एक सिंगल अलोन फ्रेगमेंट डीएनए की बात करें तो वो कितना होना चाहिए, 5 केबी का। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर लार्ज हम क्लोन की बात करें, लार्ज क्लोन मतलब क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा ही है, क्लोन एक टुकड़ा ही समझो आप, ठीक है, टुकड़ा ही समझो, फ्रेगमेंट हुआ, क्लोन हुए सब टुकड़े ही है। तो अगर हम एक बड़े क्लोन की बात करें तो वो कितने केबी का होना चाहिए, तो वो 24 केबी का होना चाहिए, ठीक। और वही हम सिंगल क्लोन की बात करें तो वो कितने केबी का होना चाहिए, 5 केबी का होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्मिक। ये एक नया अंडरलाइन कर लेना, ये अलग एक नया वो है, टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉस्मिक एक नया टॉपिक है, कॉस्मिक डाल के उसकी डिफिनेशन है। It is an alternate system for cloning foreign DNA fragment which combine the advantage of plasmid vector and phase vector। देखो बेसिकली क्या होता है, जो कॉस्मिक होता है वो क्या है, कॉस्मिक एक अल्टरनेट सिस्टम है। अब आप सोचोगे ये कौन सा नया चीज आ गया, तो डियर जो कॉस्मिक होता है ये भी एक तरह से क्या काम करता है, तो ये भी इसका इसका भी ये रोल होता है कि कोई बाहर का डीएनए आएगा, टूटा वो जो डीएनए बाहर का जैसे कि डीएनए होता है, तो इसमें बेसिकली जब डीएनए जुड़ता है, जैसे कि बाहर का जो डीएनए है तो इसको जब जोड़ने का काम करेगा, उसको लाने का काम करेगा, उसमें क्या कहते हैं मदद करेगा कि डीएनए में कंबाइन होकर क्लोन हो जाए। तो वो जो होता है कॉस्मिक का भी यही रूल होता है, ठीक। तो कॉस्मिक क्या होता है कि अल्टरनेट सिस्टम होता है जो कि फॉरेन डीएनए के फ्रेगमेंट को, मतलब बाहर के डीएनए फ्रेगमेंट को उसके क्लोनिंग में काम करता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ एडवांटेज होते हैं, किसके, प्लाज्मिड के। अब प्लाज्मिड के जो प्लाज्मिक वेक्टर और फेज वेक्टर के एडवांटेज होते हैं। प्लाज्मिक वेक्टर फेज वेक्टर का ऐसा कौन सा एडवांटेज, तो एडवांटेज वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ नई खूबी, कुछ गुणवत्ताएं। तो ऐसी गुणवत्ताएं कौन सी होती है, जैसे कि एक नए तरह का, इसमें क्या होता है कि एक नए तरह का क्वालिटी होता है। जैसे कि हम बात करें क्वालिटी की तो हमने टीईटी ले लिया, टेट ले लिया, फिर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ले लिया, ओआरआई ले लिया, ओआरआई मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ले लिया। और उसके बाद
साथ ही साथ आपका AMP होता है। कि ये सब जो होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आप सोचोगे ये सब क्या है? ये सब जो वर्ड्स है ना डीएन, ये बेसिकली ये सब आके जुड़ते हैं, डीएनए में जोड़े जाते हैं। तो इन सब को मतलब अपने साथ लेके चलने वाला जो होता है वो कॉस्मिक होता है। ठीक इस वजह से इसको हम एडवांस वर्जन भी कहते हैं। किसका? प्लाज्मिक और फेज वेक्टर का। वेक्टर आपको समझ में आता है, बट वेक्टर वर्ड मतलब कल बताया था कि वेक्टर वर्ड मतलब वो होता है जो कोई दो लोग को कोई दो अलग अलग चीजों को बीच में जोड़ने का काम करे, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक। अब जैसे कि अगर हम बात करें वेक्टर, जैसे कि आप केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो इसमें कैटलिस्ट वर्ड पढ़ते हो। ठीक, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम विच कंबाइन और विच हेल्प इन द रिएक्टिंग एंड मेकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट एक ऐसे मतलब होता है, एक तरह से ऐसा रोल करता है कि ये कहते हैं जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करे। सेम एज इट इज जो वेक्टर होता है इसका भी यही रोल होता है, इसका भी यही काम होता है कि दो अलग अलग फेजेस मतलब दो अलग अलग बाहर के डीएनए को ला के जोड़ने का काम करे। ठीक है। नाउ कॉस्मिक इंक्लूड फर्स्ट, देखो अब कॉस्मिक क्या क्या इंक्लूड करता है। पहला अगर देखोगे फर्स्ट है तो वो है कोसाइट। ठीक, पॉजिटिव में पहला जो है, ये पहला पॉइंट है कोसाइट। अब कोसाइट मतलब क्या होता है? कोसाइट मतलब होता है मीन सीक्वेंस यील्डिंग कोहेसिव कोहेसिव एंड। अब आप सोचोगे कोहेसिव एंड, तो एक वर्ड आप समझो, कोहेसिव। को मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, को मतलब जैसे नाम से पता चलेगा किसी दो जुड़ने के बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो दो चीज हैं, अगर ये दो चीज आके जुड़ती हैं तो किसी दो चीज के पास आने की बात हुई तो क्या? ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सीक्वेंस नीड फॉर रिप्लिकेशन। अब सीक्वेंस मतलब आप समझ रहे होगे एक सीरियल में, एक धारा में, एक लाइन में। अब किसकी जरूरत होती है? रिप्लिकेशन की। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिप्लिकेशन बहुत जरूरी है। रिप्लिकेशन अपने आप होगा। ठीक है। अगर जैसे कि हम रिप्लिकेशन की बात कर लें, अगर एमोबो कुछ उठा के छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा कि आप देखोगे ना कितना फटाक से रिप्लिकेट होने लगता है, मतलब एक से दूसरा बनना। ठीक है, एक से दूसरा बनना शुरू हो जाएगा, तो वो हुआ रिप्लिकेशन का। अब मिशन के केस में देखो ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यूनिक रेजिस्टेंट साइड। अब यूनिक रेजिस्टेंट साइड मतलब होता है कि उसका खुद का एक अलग से साइड होता है। अब जैसे कि हमने कल बताया था कि अगर कोई भी चीज आके जुड़ रही है तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? तो ये ई कोलाई जो होता है, ई कोलाई जो होता है, ये कैसा काम होता है कि जब हम कल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो उसमें हम ठीक पहला होता है रेजिस्टिंग साइड होता है, तो इसके साइड में हमने देखा था। फिर हमने भी देखे थे, तो वेक्टर के रूप में हमने देखा था, एंजाइम की बात चली थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ई कोलाई होता है, ईस्ट होता है, ये एंजाइम के रूप में आते हैं। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट इन्हीं के थ्रू किया जाता है, इन्हीं के जरिए किया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है ई कोलाई है। अगर कहीं भी रिप्लिकेशन की बात चलती है, कहीं मेरी आवाज कट रही है या फिर स्लाइड कुछ प्रॉब्लम ऐसी? जल्दी से कमेंट करो हाँ या ना। ठीक है, तो देखो इसमें फिर क्या होता है। क्या? हाँ, आवाज कट रही है, ये स्लाइड नहीं दिख रही है। वॉइस कट रही है डियर, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। अच्छा, ज्यादा कट रही है तो मैं और स्लो स्लो पढ़ाऊंगी। पढ़ाऊंगी। देख, तो हमने पहला देखा रेजिस्टेंस साइड होता है, तो ई को बात कर रहे हैं। ई होता है कि ये जो होता है ये आपके जोड़ने का काम करता है।
कोई भी अगर डीएनए है, एक डीएनए है, उस डीएनए हो रहा है तो हम देखते हैं कि एंजाइम होता है। एक्सपेरिमेंट किस पे होता है पहले? तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इस पे एक्सपेरिमेंट ये होता है। ठीक, अब सिलेक्टेड मार्कर सोच रहे हो कि इसकी जरूरत क्या है, तो डियर एक चीज जान लो, आपकी बहुत जरूरत है, एग्जाम में आपको लिखने को आएगा और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, जाएंगे तो अगर पहला आपने क्या देखा था, क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला इंक्लूड करता है कोसाइड को। कोसाइड मतलब होता है सीक्वेंस बिल्डिंग कोहेसिव, मतलब वो सीक्वेंस एक आराम से या में किसी दो चीज को जोड़ने की बात चलेगी। ठीक, दूसरा आपने क्या देखा कि वो दूसरा क्या करता है, दूसरा यूज करता है इक्वलाई और सिलेक्टेड मार्कर को सिलेक्ट है और टीईटी आ जाता है ना। अब हम बात करते हैं एंड, अब इसके डिटेल देखते हैं ना, तो एंड हम देखेंगे रिप्लिकेट इन इक्वलाई। बेसिकली जो ORI होता है, रिप्लिकेशन वाला सीक्वेंस होता है, ये प्लाज्मा को क्या अलाउ करता है, प्लाज्मा को आदेश देता है कि जाइए मिला है उसको जो होता है ये डोमेन जिस पे हावी होकर और इक्वलाई का रिप्लिकेशन का काम करे। तो जब ई कोलाई का रिप्लिकेशन होता है तो उसे कहते हैं एक से दूसरा बनता है। तो इससे क्या होगा कि एक ही समय में कई सारे डीएनए में हम एक साथ परिवर्तन कर सकते हैं। क्या मतलब इसमें क्या करेगा, ये किसके काबिल हो जाता है, इज एबल टू इक्वलाइज फ्रॉम दोज यूटिलाइज व्हिच लाइक द सच प्लाज्मिड। ये जो सिलेक्टेड मार्कर होता है क्या रूल होता है कि जो इक्वलाइज सेल होता है उसमें ये उसको अलग है और क्या कहते हैं एक चीज को जो इक्वलाइज में नहीं है, एंजाइम इक्वलाइज नहीं है और गायब हो चुका है, तो उसमें हेल्प करता है कि वो जाए और उस डीएनए को वहां पे मौजूद करे। ठीक है, तो आप याद देखें आप कि आपने ये देखा कि जो सिलेक्टेड मार्कर वहां पे जाके क्या रोल कर रहा है, वहां पे जाके एप्लीकेशन की हेल्प से ORI की हेल्प से सिलेक्टेड मार्कर जाता है और जो प्लाज्मा में ई कोलाई कमी हो गई, जो प्लाज्मा में वहां पे जाके वहां पे ई कोलाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये बनाता है। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दें, डीएनए है, अब इस डीएनए में हमको चेंजेस चाहिए। क्यों चेंजेस है, समझो हमको कुछ इसको बदलवाने का या तो शौक नहीं है तो फिर हम डीएनए में कोई डिफॉल्ट आ गई, कोई खराबी आ गई है, तो समझो ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो सही नहीं है और ये लैक है इसमें, मतलब कमी है इसमें। तो जो हमारे ORI लेंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वो से ई कोलाई को प्रोत्साहित करेगा टेबल डीएनए का और वहां पे जाके इसको जोड़ दो। ठीक, हमने एक चीज आपको बताया प्रोसेस कैसे होता है, इन विट्रो होता है। इन विट्रो वर्ड मतलब होता है कि लैब में होता है, इसे हम मतलब डिस्क में लेते हैं या तो टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्या कहूँ, होस्ट टू सेल अगेंस्ट द एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है प्लाज्मिड में, अब प्लाज्मिड ही करता है, जो प्लाज्मिड है कि जो होस्ट सेल है जिसमें हम एक नया फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं, जैसे कि हमारा जो पुराना डीएनए है इसमें नया जो डीएनए डाल रहे हैं, जो पुराना डीएनए है वो क्या हुआ, वो होस्ट हुआ और जो बाहर का डीएनए आ रहा है वो क्या है, वो बाहरी है। तो जो ये होस्ट सेल में हम इसमें जो नया डीएनए डाल रहे हैं तो प्लाज्मिड इसमें क्या करेगा, पुराने सेल में उसको मतलब सही करेगा और सही करने के साथ साथ फिर क्या करेगा कि वो उसको रिलीज देगा, जो बाहर के एंजाइम है, जो हार्मफुल एंजाइम है उनसे प्रोटेक्ट करने में उनकी वो हेल्प करेगा।
कि जिससे जो डीएनए है उसको किसी तरह का हार्म ना हो। ठीक है, फिर मोस्टली ऑल द रिक्वायरमेंट आर फाउंड नॉट फाउंड इन नेचर। बेसिकली जितनी भी हमको जरूरत होती है वो हमारे नेचर के जो प्लांट होता है। अगर हम बात कर लें, जैसे कि अभी एक क्या आपके अंदर आपके अंदर ये बॉडी प्रेजेंट है, आई अंडरस्टैंड इम्यून सिस्टम सबके अंदर है, लेकिन इम्यून सिस्टम एक प्रॉब्लम से वो डिफेक्ट कर पाएगा अपने को, नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से जो प्लाज्मा होता है नहीं होता है रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा, मतलब नेचुरली इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है कि प्रॉब्लम से डिफीट हो जाए। ठीक है, इस वजह से है जब प्लाज्मा है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी प्रक्रिया चलती है, तो उसमें क्या होता है कंडीशन, मतलब लैब में ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हम अपने डीएनए हम चेंजेस लाते हैं, उस डीएनए को हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि जिससे वो क्या करते हैं दोबारा वो फॉर्मेशन हो, उससे क्या हो कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम वो उसको फुलफिल हो जाए, मतलब वो उसको मिल जाए। साथ ही साथ जो ये प्रोसेस हमारे लैब में हम प्रक्रिया कर रहे हैं ये प्रोसीड हो जाए। ठीक, अब आप ये डायग्राम है, ये कॉस्मेट का डायग्राम है। ठीक है, ये जो है ये कॉस्मेट कॉस्मेट ये डायग्राम आप जरूर बना लेना। क्या करो, जो भी टॉपिक है उसके आगे आप डायग्राम बना लेना। ठीक, तो ये जो डायग्राम ये को आ रहा है, फिर ये जो क्या है टेट है, फिर ये एएमपी है। एएमपी क्या है, एएमपी हुआ, टेट हुआ, सब क्या है, ये सब सिलेक्टेड मार्कर। ये सिलेक्टेड मार्कर क्या होते हैं डियर, तो बेसिकली जो सिलेक्टेड मार्कर हैं ये क्या करते हैं कि एक तरह से आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये फॉरेन डीएनए है उसको ज्वाइन करने में सक्सीड हो जाए। साथ ही साथ सिलेक्टेड मार्कर का हम इसलिए यूज भी करते हैं कि जैसे बाय द वे अगर हमारा जो ई कोलाई है, ठीक, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको किसी भी तरह के जैसे कि उसमें थोड़ी सी एनर्जी लेवल की कमी हो गई या नहीं हो पा रहा है, तो जो ये मार्कर है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे और जो जेनेटिक कंडीशन में है वो आराम से हो जाए। पहले मैं ये देखूं, फातिमा, फातिमा प्लीज चैट में बताइए डियर की क्या डियर से यस और नो प्लीज। ओके, ये जो है ये क्या है, कॉस साइट है, और ये क्या है, ORI है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये जो है कॉस्मेट का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड डिवाइड है, सॉरी, प्लाज्मिड आपका जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक, प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड 3 तरह के हैं। पहला है एफ प्लाज्मिड, दूसरा है आर प्लाज्मिड, तीसरा है कोल प्लाज्मिड। ये आई नहीं एल है, ठीक है, कोल प्लाज्मिड। एफ क्या होता है, देखिए एफ प्लाज्मिड जो होता है, दिस प्लाज्मिड दिस प्लाज्मिड हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर, जो एफ प्लाज्मिड होता है इसमें फर्टिलिटी प्लान। अब आप समझ रहे हो कि फर्टिलिटी फर्टिलिटी वर्ड मतलब ये होता है कि वो उसको रिप्लिकेट करेगा, और फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगी उसमें एफ प्लस, और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा वो एफ, मतलब फैक्टर प्रेजेंट है वो एफ, और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं प्रेजेंट है वो एफ नेगेटिव स्टेट आएगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हम देखते हैं, तो प्लाज्मिड जो है प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड। एफ
फर्टिलिटी फैक्टर को कि फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। अब कैसे हम पता करेंगे फर्टिलिटी फैक्टर को? तो या बैक्टीरिया पॉजिटिव होगा, फर्टिलिटी में फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होगा वो एफ पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा वो एफ होगा। अब इसकी डायग्राम की हम बात कर लें, तो इसकी डायग्राम की हम बात करते हैं, ये देखो। अब ये जो है फर्टिलिटी फैक्टर बेसिकली एक सर्किल होता है, छोटा सा होता है, जिसमें ये छोटा दो सर्किल समझ लेना, ठीक है। पता कैसे करोगे? दो सर्किल अगर मिल गया तो समझ लेना कि ये पहला बड़ा वाला है वो बैक्टीरियल डीएनए है, उस डीएनए को हम लेकिन अगर हम बात करते हैं छोटे वाले की, छोटा वाला है वो आपको बताता है कि फर्टिलिटी फैक्टर, और जिसमें ये कहते हैं दो के दोनों प्रेजेंट है डीएनए के साथ साथ छोटा वाला जो सर्कल अगर वो, तो आप समझ लेना कि ये एफ पॉजिटिव है, ठीक। मतलब इसमें एफ फर्टिलिटी फैक्टर जो है प्रेजेंट है, और जो दूसरा वाला है छोटा सर्कल है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं आर प्लाज्मिड की। तो आर कौन सा है? तो आर प्लाज्मिड जो होता है वो आर फैक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका रोल है। तो जो आर प्लाज्मिड होता है ये ड्रग्स रेजिस्टेंस मतलब होता है कि ये अपने साथ जो ड्रग्स होती हैं उनको रोकने का काम करता है। तो जो आर प्लाज्मिड होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? प्लाज्मिड होता है ये आर फैक्टर इसमें प्रेजेंट होता है, ये ड्रग्स रेजिस्टेंस की, इस वजह से ड्रग्स रेजिस्टेंस की वजह से इसको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। ना अब प्लाज्मिड को देखें, आर प्लाज्मिड एक सिंपल सा डायग्राम है, ठीक। एक नॉर्मल सिंपल सा डायग्राम में, जो डायग्राम में आपका ये क्या है, ये आर प्लाज्मिड है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कोल प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड क्या है? कोल प्लाज्मिड जो होता है इसमें कोल फैक्टर प्रेजेंट है, जिस तरह से आर प्लाज्मिड में आर फैक्टर प्रेजेंट, इसी तरह से कोल प्लाज्मिड में कोल फैक्टर प्रेजेंट होता है। एफ प्लाज्मिड में क्या था? तो एफ प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट था, ठीक है। अब कोल प्लाज्मिड का आखिर रोल क्या होता है? तो जो कोल है ये क्या काम करता है कि ये प्रोडक्शन करता है प्रोटीजीनियस or toxic substance collagen that this toxic as a lethal bacteria but not for themselves है। ये जो प्लाज्मिड है इसकी बड़ी अच्छी रोल है। जिस तरह से ह्यूमन के बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो इम्यून सिस्टम जो होता है जो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए तो हेल्पफुल है, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन बाहरी जो बैक्टीरिया है उनके हार्मफुल होते हैं। सेम उसी तरह कोल जो प्लाज्मिड होता है इसमें कुछ टॉक्सिक चीजें जो कि उसके उस बैक्टीरिया के जो मतलब खुद इसका प्लाज्मिड है उस बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जो बाहरी आते हैं बैक्टीरिया उनके लिए वो हार्मफुल होता है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि प्लाज्मिड तीन तरह, पहला है एफ प्लाज्मिड, दूसरा है आर प्लाज्मिड, तीसरा प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड बताता है फर्टिलिटी फैक्टर को, जिस दोनों पॉजिटिव स्ट्रेन बोलते हैं, एफ पॉजिटिव स्ट्रेन, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है एफ नेगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं। प्लाज्मिड हमने क्या देखा कि जो आर ड्रग्स रेजिस्टेंस होता है, ठीक, ड्रग्स को मतलब रोकता है। साथ हमने जब तो कोल प्लाज्मिड हमने देखा, प्लाज्मिड के पास एक कोल फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि टॉक्सिक या फिर इसको जनरेट करता है। अब टॉक्सिक मतलब होता है जहरीली, और लीथल मतलब किसके लिए प्रेजेंट करता है? बाहरी एजेंट्स के लिए, बाहरी बैक्टीरिया के लिए जो कि लिवर पर पहुंचाएंगे, वो ये नुकसान नहीं करता है ये, ठीक ना। ये जो डायग्राम इसमें ORI लिखा है, ER लिखा हुआ है, ये है जो डायग्राम, ये आपका कोल फैक्टर के लिए प्रेजेंट है। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मिड। अब हम प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी है वो, तो पहली बात तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल कंजुगेशन को रोकता है,
कंजुगेशन। तो बेसिकली डियर बैक्टीरिया जैसे कि एक बैक्टीरिया है ये, अब ये टूट के दूसरे बैक्टीरिया में तो इस तरह की जैसे इस तरह से होता है कंजुगेशन की बात चलती है ना, तो इस ये जो होता है यहाँ पे जो डीएनए फैल के यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, डीएनए इस तरह की जो बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है, ठीक, इस तरह से जो कंजुगेशन होता है यही। तो जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियल कंजुगेशन को रोकने का करता है। उसके बाद दे हैव ट्रांसफर एबिलिटी फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। खासियत जो प्लाज्मिड होता है इसके पास ये खासियत होती है बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कंजुगेशन के जरिए फूड ट्रांसफर। अगर आप डायग्राम को ही देखो तो आपको एक चीज बैक्टीरियल कंजुगेशन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपको, ये देख रहे हो, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो पहली बात तो बैक्टीरियल कंजुगेशन को रोकता है, बैक्टीरिया को मतलब यहाँ पे जो डीएनए यहाँ पे भी ट्रांसफर कर दे, तो ये कर सकता है अपने साथ प्ले कर सकता है इसको। साथ ही साथ इसमें और तीसरा द एफ फैक्टर ऑफ प्लाज्मा टू इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर। इसमें जो कहते हैं जो एफ फैक्टर होता है प्लाज्मा का, क्योंकि एफ फैक्टर कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जो एफ प्लाज्मिड जो एफ फैक्टर होता है वो क्या करता है, फर्टिलिटी बढ़ेगा। फर्टिलिटी फैक्टर तब बढ़ेगा पॉजिटिव स्टेट इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। फोर्थ इसके पास क्या क्वालिटी है कि अगर ये जो बाहरी कहते हैं एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी चीजें आ रही हैं उनको आने से रोकने में हेल्प करता है। अब आने में ड्रग्स रेजिस्टेंस कौन है, तो जो आर फैक्टर है, मतलब आर, ठीक है। तो बाहरी के जितने भी हार्मफुल चीजें हैं उनको आने में रोकने में हेल्प करता है। तो ये हेल्प कौन करता है, तो ये जो हेल्प करता है ये आपका आर करता है, सॉरी आर प्लाज्मिड करता है, ठीक। नाउ फिफ्थ, नाउ जीन कैन बी ट्रेल एंड मल्टीप्लेट रिपीटली। बेसिकली इसमें और क्या होता है कि जो जीन होता है को रिप्लिकेट किस करता है, ORI ओरिजिनल किसको साथ में लेके करता है, तो AMP जैसे को अपने साथ लेके चलता है, ठीक। और क्या रिप्लिकेट होता है, तो जो ई कोलाई होता है वो रिप्लिकेट होता है, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। 6 पॉइंट हम क्या देखेंगे, 6 हम देखेंगे कि जो टी बैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन कैन बी इंड्यूस्ड टू। तो बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो टी आई प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड है ये क्या करते हैं कि ये क्या कहते हैं, इंड्यूस करते हैं, कम करते हैं सबस्टेबल होस्ट में। सबस्टेबल मतलब क्या होता है, सहनशील, ठीक है। जो सहनशील होस्ट होता है उसमें ये इस तरह के बैक्टीरियम को बढ़ने से रोकते हैं, ओके।